गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो कि एग्ज़ामिनेशन हुआ था 1 नवंबर 2020 का, उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि ऑलमोस्ट ऑल हर जगह मैक्सिमम सेम होता है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि सर ये वाला पेपर हमारा नहीं था, कुछ अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर पे जो कि यहाँ दिया गया है 7667302252। व्हाट्सअप कीजिए। अगर आपको लगता है कि सर ये सवाल नहीं थे, अलग सवाल आए गए हैं, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिए आपका पेपर, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं जो कि गया में पूछा गया था। हु अमंग द एन आउटडोर गेम। आउटडोर गेम जानते हैं, उसमें कैरम बोर्ड दिया था, चेस दिया था, ये सब चीज़ें, टेबल टेनिस जो इंडोर गेम होता है, पर बास्केटबॉल जो है जो कि आउटडोर गेम है। ग्रैमी अवार्ड्स, जैसे कि हम लोग ऑस्कर अवार्ड जानते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में, जो कि म्यूज़िक में ये इस फील्ड, यहाँ पे फाइल्ड दिया गया है, गलत है, FIELD होता है, फील्ड होता है, म्यूज़िक की फील्ड में ये दिया जाता है। व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी। हम लोग जानते हैं जैसे कि गंगा को जहाँ से हम लोग ऑरिजिनेट होता है गोमुख है, और तलकावेरी, और यहाँ पे वैदिक नेम अलग अलग नाम दिया गया। सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्रा को, पद्मा कहते हैं उधर बांग्लादेश में गंगा को, ये सब अलग अलग नाम है। सेम वैदिक नेम भी रावी रिवर का, ये जो वैदिक नेम है वो परुशिनी इसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच इज़ नॉट ए फाइबर क्रॉप, जो कि यहाँ पे जो दिया गया था, कॉटन दिया गया था, हेम्प दिया गया था, और जूट भी दिया गया था, और रबर देख सकते हैं, रबर इज़ नॉट ए, रबर इज़ नॉन फाइबर क्रॉप कह सकते हैं। पर अगर आप वहाँ पे रबर नहीं दिया था, वहाँ पे पीस दिया था, पीस के अंदर आपको फाइबर कंटेंट देखने को मिलेगा, पर ये ज़रूरी नहीं वो फाइबर क्रॉप है, उसके अंदर आपको उस कंटेंट मिलता है। यहाँ पे और जो है पीस है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया एकदम तुच्छा सवाल है ये, लोटस। मैं मानता हूँ कुछ तुच्छे सवाल दिए हैं, कुछ मुश्किल सवाल दिए हैं। अगर आप लोग अगर 35+ अगर आपने किया है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ जाता है, तो ऑब्वियसली आपको हर एक थोड़ी ना गधा होगा, कोई तो कोई स्मार्ट होगा, तो 35+ अगर आपका है तो उम्मीद कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं। सो स्टील टाउन जो कि जमशेदपुर, आप जानते हैं कहाँ पर देखने को मिलेगा, जमशेदजी टाटा आप जानते हैं, जो कि यहाँ पे स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं उस जमशेदपुर को, ये झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सेल्यूकस और मौर्यन के बीच में जो वार हुआ था बिटवीन 305 to 303 BCE, it started when Seleucus I Nicator of Seleucid Empire sought to retake the Indian satrapies of the Macedonian Empire, which had been occupied by Emperor Chandragupta Maurya of the Maurya Empire। सो यहाँ पे इस वॉर में जो कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, ये आपको पता होना ज़रूरी है, यही सवाल था। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये आप जानते हैं पीकॉक है। आप लोग मुझे बताइएगा इसको साइंटिफिक नेम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला देखिए, द डिसीज़ मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय, जो कि हम जानते हैं मस्कीटो से होता है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट, पैरासाइट जो मस्कीटो है, और द पैरासाइट कैन बी स्प्रेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मस्कीटोस। सो इसकी वजह से हम लोगों को मलेरिया हो जाता है। अब रिसेंटली एक मलेरियल ड्रग भी इन्होंने लॉन्च किया था फॉर कोरोना वायरस के लिए हेल्प आएगा, उस ड्रग का नाम मुझे बताइएगा। कांगटो ऑल्सो नोन एज कैंगरेडू राइज इज़ ए माउंटेन इन द ईस्टर्न हिमालयाज ऑफ इंडिया एंड इज़ हाइएस्ट पीक इन द यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कांगटो यानी कैंगरेडो राइज, जिसका हाइट आप देख सकते हैं 7060 मीटर, is a mountain of eastern Himalayas located in Indian state of Arunachal Pradesh, and it shares the border with the Tibet Autonomous Region of China. It is the highest point in Arunachal Pradesh। आपसे पूछा गया था कौन सा स्टेट में है, वो अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको आंसर देना था। ये काफ़ी कुछ सवाल बहुत ही मतलब मॉडरेट लेवल की है, अगर आप लोग थोड़ा माउंटेन देख लिया होता शायद ये आंसर दे देता। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे GD हो, अपना दोस्त वगैरह अगर तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट इस चैनल के बाहर आपको देखने को मिलेगा। जो भी सवाल दिए गए 90% सवाल इसके अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप 10% मानता हूँ कि नए नए सवाल आपको देखने को मिलेगा, नॉट द प्रीवियस टाइप। अब यहाँ पे देखा जाए, अगला फिजिक्स सवाल है, और ये 10 तो था ही, हम लोग मैथमेटिक्स लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब फिजिक्स अगर देखा जाए, यूनिट ऑफ वर्क पूछा गया, जो कि जॉल है, एनर्जी का भी जॉल है, पावर
अलग है। तो यहाँ पे वर्क जगोल होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो इन्वेंशन किया थॉमस अल्वा एडिसन, जो आप थारे ज़मीन पर वे बच्चा भी बोलता है कि एडिसन। द रेडिएशन इमिटेड बाय ए हॉट फर्नेस आर, जो रेडिएशन इमिट करता है जो कि हॉट फर्नेस से, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस है। यहाँ पे देखा जाए, इफ़ यू आर स्टैंडिंग नियर एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस व्हेन ए स्टील इज पोर्ड you would feel pretty hot. This is because of the hot furnace is sending out infrared radiation. This is a part of electromagnetic spectrum with a wavelength slightly longer than visible. So आपको आंसर आपको देना था infrared radiation, जो कि सही था। अगला अगर देखा जाए, कॉन्केव लेंस सूटेबल होता है करेक्टिंग द मायोपिया, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट साइट। अगर लॉन्ग साइट जो कि हाइपरमेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लेंस होता है, सिलेंड्रिकल लेंस आस्टिग्मेटिज्म ठीक करने के लिए, प्रेस बायोपिया, बाइफोकल लेंस, ये सब चीज़ें चिल्लर सवाल है। अगर आप इसको अगर नहीं कर सकते तो फिर नौकरी आपके लिए नहीं है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ विंड? एनीमोमीटर होता है, जो कि आप लोग स्पिन विंड जैसे जहाज़ होते हैं, हवाई जहाज़ में नहीं होता है, लेकिन जो कि अपना जो भी जहाज़ है उस शिप्स के अंदर आप लोग यूज़ किया जाता है एनीमोमीटर, जो होता है विंड मेजर करने के लिए, विंड स्पीड मेजर करने के लिए। अब बात आता है बायोलॉजी का, जो कि सर्कोलेम्मा एक मेम्ब्रेन है दैट कवर्स द कॉल्ड, सर्कोलेम्मा इज आल्सो कॉल्ड मायोलेम्मा एंड इज़ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए स्ट्राइटेड मसल फाइबर सेल्स। आपको यहाँ पे पता होना ज़रूरी है, ये किसको कवर करता है? ये कवर करता, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, ये यहाँ पे पता होनी चाहिए, मायोलेम्मा। और द फंक्शन ऑफ सर्कोलेम्मा इज़ द सेम एज दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। आपको पता होनी चाहिए, आंसर जो है मसल फाइबर सेल को कवर करता है करके कह सकते हो। अगला देखिए, प्रोवाइडिंग ए पेस मेकर। आप जानते हैं पेस मेकर को हम लोग स्टंट कहते हैं, जो कि हम लोग ब्लड ठीक से ट्रांसफ़र नहीं होता है अपना हार्ट में, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आने का संभावना ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको स्टंट डालना पड़ता है, उसी को हम पेस मेकर कहते हैं। यहाँ कौन सा उस पर काम करता है वो पेस मेकर? वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे काम करता है। जैसे कि आप देख सकते, इट इज़ यूज्ड टू एडवांस हेल्थ केयर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग डायग्नोसिस, monitoring and therapy. Its application includes the development of biocompatible processes, various diagnostic and therapeutic medical devices ranging from clinical equipment to micro implants, common imaging equipment such as MRIs and EKGs, etc. Hence, providing a pacemaker to a heart patient is connected with the biomedical इंजीनियरिंग। ये आपको आंसर देना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका रेलेवेंट भी आपको पता होना ज़रूरी है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको कहते हैं? जो कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग ATP हैज़ बीन टर्म्ड एज द सेल्स एनर्जी करेंसी और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दोनों बराबर है, ये आपको पता होनी चाहिए। कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड एडिनोसाइन लिंक टू 3 phosphate groups. On removal of the outermost phosphate group, adenosine diphosphate is formed, while at the same time the energy release can be employed for अदर रिएक्शन। ओवरऑल आपका आंसर आपको ATP को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अगला देखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज़ अ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इस टैक्सोनॉमी को हम लोग सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, पर ऑप्शंस में आपको टैक्सोनॉमी दिया था, आपको टैक्सोनॉमी देना था। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील करता है क्लासिफिकेशन। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगला पूछा गया, ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। जो हेरिडिटी होता है उसकी मैकेनिज्म जो डील करता है, वो ब्रांच को हम लोग जेनेटिक्स कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब चीज़ें। आप जेनेटिक कोड जो होता है वो किस पे आधारित निर्भर करता है, वो जीन्स पे आप देख सकते हो, जो कि यूनिट है जेनेटिक कोड। जेनेटिक्स का यूनिट क्या है? जीन्स है, ठीक है। अब बात आता है पैस्चराइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ऑब्जेक्ट वॉट एवर इट इज़। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इट इज़ हीटेड देन द हार्मफुल things are killed and made. Say fermentation is the chemical breakdown of a substance by bacteria, yeasts or other microorganisms typically involved in effervescing and giving off ईट। यहाँ पर आपको पता होनी ज़रूरी है, जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे क्या होता है? केमिकल ब्रेकडाउन होता है। आप ये अगर नहीं पता बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप आंसर क्या दोगे? आप जानते हैं जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम होता है, जिसकी वजह से दूध जो है इस हिसाब से दही बन जाता है, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम की वजह से यहाँ पे पास्चराइजेशन प्रोसेस होता है, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। अगर ये सब अगर आपको नहीं पता तो फिर नौकरी नहीं चाहिए आप लोगों को, बस लगे रहो। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, जैसे कि एक क्लासिफिकेशन है जो कि उसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम।
इसको प्रपोज किया हुआ है, उस साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक relationships of the plants which enable us to find out ancestral and derived characters of any taxon. The system of classification was put forward by Engler and Prandtl. Hutchinson, the ancestor and the related organisms were studied for the classification of the organism. So यहाँ पे आप लोग एंगलर एंड प्रैंटल, हंकिंसन, इनका ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया था, आप लोगों को यही ऑप्शन डालना था। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको लगता है कि सर हमें हिंदी में चाहिए, बेटा आज सिलेक्शन हो जाओ तुम। वहाँ जाने के बाद अगर आर्मी कैडेट कॉलेज में अगर तुम लोगों को ऑफिसर की सिलेक्शन लेना है ना, अंग्रेज़ी तो बकना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी से काम नहीं चलेगा। हिंदी में एग्ज़ाम पास कर लोगे, जब तुम बारी आता इंटरव्यू की वहाँ तक तोता बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें हिंदी पर इतना गर्व है ना। एसएसबी में हिंदी नहीं चलेगा, वहाँ पे भी सिलेक्शंस होते हैं। अगर आपको ऑफिसर बननी है, वहाँ जाने के बाद आपको लगता है कि यार ये नौकरी इससे भी अच्छा मैं कर सकता हूँ, तब आपको अंग्रेज़ी सीखना ज़रूरी है। तो आप लोग अंग्रेज़ी से आप अनुवाद कर लो, अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम हो रहा है अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश करो, नहीं तो आप बस लगे रहो ओआर में, साहब कभी नहीं बन पाओगे ज़िंदगी में। अगला देखिए, मोटाइल स्पर्म्स आर एब्सेंट इन, जो भी स्पर्म्स है दे आर एब्सेंट इन राइजोफस। यहाँ पे देख सकते हो गैमेटांगियल कॉपुलेशन टेक्स प्लेस द टर्मिनल पार्ट ऑफ सब एरियल हैफे, जो भी यहाँ पे दिया गया है इसका आपको आंसर देना था। राइजोफस के अंदर मोटाइल स्पर्म्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, दे आर एब्सेंट। अगला देखिए, लैक्टिक एसिड इज़ फॉर्म्ड इन द मसल ड्यूरिंग, आप जानते हैं जब मसल किस टाइम पे, इन टाइम्स ऑफ इंटेंस एनर्जी नीड सच एज ड्यूरिंग स्प्रिंट मसल्स स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब स्प्रिंट मारोगे 100 सेंटीमीटर, जो 100 मीटर होता है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए, क्योंकि आप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है अपनी पूरी शरीर के अंदर। वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है, इट्स मच क्विकर वे टू प्रोड्यूस एनर्जी। लैक्टिक एसिड और लैक्टेट, इसको कहते हैं लैक्टेट भी कहते हैं, इज ए केमिकल बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन अराउंड। आपको यहाँ आंसर देना था, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपको लैक्टिक एसिड जो है यहाँ पे फॉर्म होता है, जो कि मसल्स ड्यूरिंग जो भी मसल्स के अंदर फॉर्म होता है वो एनारोबिक मतलब एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अभी आपको यही आपको याद आना ज़रूरी है। एग्जाम में क्या सवाल था, एनारोबिक रेस्पिरेशन था। अब बात आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज़ ड्यू टू, जो भी प्लांट्स फ्लेक्सिबल रहते हैं वो इसीलिए होता है कि अनदर परमानेंट टिश्यू, उसको कोलेंकीमा कहते हैं। इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो कि पत्ते हो गए, लीफ हो गए, विदाउट ब्रेकिंग। इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। तो आपको यहाँ पे जो कि परमानेंट टिश्यूज़ है, यहाँ पे जो भी दिया गया है फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये कोलेंकीमा जो कि इसका आंसर है। बिकॉज ऑफ दिस ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा वहाँ पे कोलेन, यहाँ पे COLLEN है, ठीक है, कोलेनकाइमा अलग अलग दे देते हैं, आपको कन्फ्यूजन कर देते हैं। अब बात आता है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम डज नॉट कंटेन सेंट्रोजोम्स। आप देख सकते हैं राइट साइड में आप दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, पर आपको सेंट्रोजोम्स देखने को नहीं मिलेगा राइट साइड में। तो यहाँ पे आपको ओवम के अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम के अंदर आपको सेंट्रोजोम्स देखने को नहीं मिलेगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टेक्स प्लेस इनसाइड द फालोपियन ट्यूब होता है। दोस्तों काफ़ी लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, ये जो भी फर्टिलाइजेशन होता है ये फालोपियन ट्यूब के अंदर, दैट लिंक्स एन ओवरी टू द यूटिरस। If the fertilized egg successfully travels down the fallopian tube and implants in the uterus, an embryo starts growing. यहाँ पे इस fertilization of eggs takes place, जो कि fallopian tube औरतों के अंदर होता है, मर्दों में नहीं। यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन, आपको पता है यूरिया फॉर्मेशन जो होता है ये एक यूरिया साइकिल कह सकते हो इसको हम लोग हार्निदाइन साइकिल भी कह सकते हैं। इज़ ए साइकिल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस यूरिया। यहाँ पे देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम अमोनिया। द यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस प्राइमरीली इन द लिवर। अपनी बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर ऑप्शन में किडनीज अगर था, ये लेसर एक्सटेंट में आप किडनीज में देख सकते हो, पर मैक्सिमम आपको लिवर के अंदर ही होगा। ऑप्शन के अंदर आपको एक ही दिया रहेगा, वो है लिवर, किडनी आपको नहीं दिया रहेगा। अगर किडनी भी देता है तो आपको लिवर देना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है वो लिवर के अंदर यूरिया फॉर्मेशन होता है। पर आप लोगों को ये ज़रूरी ध्यान देना। आपसे मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी का GD हो, चाहे ट्रेड्समैन हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे
कोई भी हो, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, अगर बायो की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। इस 6 घंटे वीडियो अगर आप देख लोगे ना, 7 पार्ट बनाया मैंने, आपको उसको काफ़ी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, आर्मी सिलेक्शन इन 6 आवर्स। अगर वो एक बार देख लोगे, उसका PDF भी चाहिए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप में मैं आपको दे दूँगा, या आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माई डिफेंस ICTA टेलीग्राम के अंदर। उसके अंदर जाइए, आपको आराम से उस PDF को डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में है, अंग्रेज़ी में चाहिए तो अंग्रेज़ी में है, उसको आप पढ़ लीजिए। आपकी अगली बार सिलेक्शन या कोई भी आपका सिलेक्शन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर देख के मैंने बनाया दोस्तों, नज़रअंदाज ना करो। अगला देखिए, हु प्रपोज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक थ्योरी है जो कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि बोवेरी एंड सुटोन्स, इन दोनों ने इसको क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को इन्होंने फॉर्मुलेट किया है। दैट जीन्स आर फाउंड एट स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन क्रोमोजोम्स and that the behavior of chromosomes during meiosis can explain Mendel's laws of inheritance। जो कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने फॉर्मुलेट किया है, और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिनको वो बोवेरी एंड सुटोन्स कह सकते हो। अगला बात आता है यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोलम टिश्यू, जो कि फोलम इज आल्सो कॉल्ड ब्लास्ट टिश्यू इन प्लांट्स दैट कंडक्ट फूड्स मेड इन द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फोलम इज़ कम्पोज्ड ऑफ वेरियस स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड, उसको हम कहते हैं सीव ट्यूब्स देखने को मिलेगा, कंपेनियन ट्यूब्स देखने को मिलेगा, फोलम फाइबर्स एंड फोलम पैरेंकीमा सेल्स। आपको ऑप्शंस में दिया गया था सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, जो कि ऑप्शन सी था, आप लोगों को ऑप्शन सी देना था। अब आप लोगों को लगता है कि सर ये गलत है, ये सही है, जो भी है आप लोग चेक कर लो, उसके हिसाब से आप अपना आंसर देख लो। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इसके हिसाब से जो भी मैंने नेट पे चेक किया, उसके हिसाब से ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज सूटेबल फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, जो कि जियोलाइट्स मटेरियल जो है काफ़ी सूटेबल है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे जियोलाइट आंसर देना था, केमिस्ट्री वाला। प्रेशर ऑफ गैसेस मेजर करते हैं। अब यहाँ बात आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी ना पूछा जो कि आप बैरोमीटर टिक कर दोगे, नहीं। यहाँ पे जो पूछा गया है, गैस प्रेशर्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग वन ऑफ सेवरल टाइप्स। मैनोमीटर्स को यूज़ किया जाता है, आपको मैनोमीटर्स टिक करना था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर पूछते हैं तो आपको बैरोमीटर्स देना था, जो कि पास्कल में और बार्स में मेजर करते हैं। अगला, नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है, लड़कियों को बहुत शौक होता है नेल पॉलिश लगाने का, वो एक दिन में एक चेंज करते रहते हैं, उसको रिमूव करते रहते हैं, हर दिन उसको साफ़ करते रहते हैं। उसके अंदर आपको द मोस्ट कॉमन रिमूवर इज़ एसीटोन होता है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसीटोन होता है। एसीटोन कैन आल्सो रिमूव आर्टिफिशियल नेल्स मेड ऑफ एक्रेलिक और क्योर्ड जेल। An alternative nail polish remover is ethyl acetate, which often also contains isopropyl alcohol दोस्त। अगला देखिए, ए नॉन मेटल विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ग्राफाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नॉन मेटल है जो कि विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ग्राफाइट। जो आपको आंसर है, ग्राफाइट इज़ ए नॉन मेटल एंड इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। You can find non-metals on the right side of the periodic table and graphite is the only non-metal that is a good conductor of electricity। and ये allotropes of carbon है, जो कि आप जानते हैं ग्राफाइट और डायमंड allotropes of carbon है। कार्बन जो कि इंसुलेटर है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ है ग्राफाइट, जो कि आप देख सकते हो लुब्रिकेंट फॉर्म में। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, आप जानते हैं सुबह सुबह जिसको गैस प्रॉब्लम होता है, वो एप्पल साइडर विनेगर अगर पीने से, एक चम्मच अगर उसको अच्छे पानी में मिला कर पीने से एप्पल साइडर विनेगर, उसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग नेचुरली नहीं मिल पा, मतलब हम लोग इंटेक कर रहे हैं आर्टिफिशियली, वो आपको स्टेबलाइज कर देगा, फूड डाइजेस्ट कर देगा। उसके अंदर आपको एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा, जो कि CH3COOH जो फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस में, आपको ये देखने को मिलेगा। अब बात आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स हैज़ द मोस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजनेशन। आप राइट साइड में देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो कि यहाँ पे एक ब्यूटेन जो कि -30.3। बाकी आप नीचे देखते जाओ, अभी यहाँ पे देख सकते हो 1 पेंटेन। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अगर 1 पेंटेन दिया है, 1 ब्यूटेन दिया है, उसके हिसाब से आप आंसर चेक कर लीजिएगा। यहाँ -30.3 अगर दिया है तो यहाँ पे ये मैक्सिमम नहीं है। मुझे नहीं पता, आप लोग थोड़ा मुझे बताइएगा ऑप्शंस में। अगर 1 पेंटेन अगर है तो आप लोग यहाँ पे जो भी दिया गया है चेक कर लेना, जैसे कि यहाँ पे जो भी -60 है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो उसके हिसाब से आप लोग जो भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है उसको आप देख लेना। 1 ब्यूटेन था करके किसने बताया,
तो ये सवाल का प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सर ये आए थे 1/10 भी था, जो भी था, इस चार्ट के देख के आप जानते हैं -60 यानी बहुत ही कम होता है। मतलब आपको मैक्सिमम का कब होता है, जब -30 अगर है, तो यहाँ पे -28 भी, -27 भी है, सो ट्रांस 2 ब्यूटेन भी है, तो ये आपको मैक्सिमम हो सकता है अगर उस ऑप्शन में अगर था। आइडियल गैस इक्वेशन जो कि PV = nRT है, आपको पता होना ज़रूरी है। बॉयल्स लॉ, चार्लेस लॉ और एवोगाड्रोस लॉ तीनों मिलाने के बाद आपको ये PV = nRT आइडियल गैस, बॉयल्स, चार्लेस एंड एवोगाड्रोस तीनों फॉर्मुलेट होने के बाद आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्म होता है। अगला देखिए, द थर्ड पीरियोडिक टेबल कंटेन्स, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, जो आपको आंसर 8 देना था। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन एंड आर्गन, जो कि यहाँ नीचे दिया गया है। कुल मिला के द फर्स्ट सोडियम एंड मैग्नीशियम आर द मेंबर्स ऑफ द S ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वाइल द अदर मेंबर्स आर द P ब्लॉक। आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे जो पहला 2 है ये सोडियम और मैग्नीशियम जो कि S ब्लॉक में है, बाकी सब 6 जो है आप P ब्लॉक में देख सकते हो। अगला दोस्तों यहाँ पे द कंडीशन ऑफ फ्री वेपराइजेशन थ्रू आउट द लिक्विड, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग, जो कि आप देख सकते हैं राइट साइड में। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इन एन ओपन वेसल, द लिक्विड वेपराइजेस फ्रॉम द सरफेस एट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of the liquid becomes equal to the extent pressure. Vaporization can occur throughout the bulk of the liquid and vapors expand freely into the surroundings. The condition of free vaporization throughout the liquid is called boiling कहते हैं। So जो कि the condition of free vaporization throughout the liquid, इसको हम लोग boiling कहते हैं दोस्तों। अगला 45वां सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैसेस पूछा गया है। ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि लाफिंग गैस होता है N2O था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे CO2, CH4, N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। सो ये सब चीज़ें आप ग्रीन हाउस गैसेस है। जो इसके अंदर नहीं है वो है अमोनिया दोस्तों। अगर आप अमोनिया अगर लिखे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अगला पूछा गया है चार्डविक, जो कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को खोज किया था J.J. थॉमसन, और प्रोटॉन को किसने खोज किया था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन को जिसने खोज किया था वो J. चार्डविक है। अब बात आता द पीरियड दैट कंटेन्स ओनली गैसियस एलिमेंट। ए पीरियड वन एलिमेंट इज एन एलिमेंट इज द फर्स्ट पीरियड रो of the period. It means that elements in the same group have similar properties. The first period has less elements than any other periods in the periodic table. There are only 2 elements in the first period, hydrogen and helium. सवाल क्या था आप लोग देखिएगा, ये 1 element is an element in the first period. वहाँ पे पीरियड कितने पूछा गया है, तो पहला एक ही है। अब क्या एलिमेंट्स है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम है, जो कि गैसेस स्टेट में देखने को मिलेगा। अगला बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इज़ नॉट कंस्टिट्यूटेड बाय, जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स यूजुअली इसके अंदर क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं, जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। उनमें तीनों दिया गया था और इज़ नॉट कंस्टिट्यूटेड बोला है, यहाँ पे हवा दिया था, एयर, जो कि अबायोटिक कंपोनेंट है। वो आर द नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। क्या क्या है, हवा है, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर और सनलाइट है। पर ऑप्शंस में आपको जो कि बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इज़ नॉट कंस्टिट्यूटेड बाय एयर आपको देना था आंसर। एयर इज़ द राइट आंसर। अगला दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, अगर आपको लगता है कि सर देयर इज़ समथिंग करेक्शन, कुछ डाउट्स है, अगर हमें अगली बार की तैयारी करनी है, यू कैन कॉल मी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन के बाद अपने हिसाब से अपना गुरु दक्षिणा दे देना। अगला देखिए, इम्प्योर ग्लिसरीन इज़ प्यूरिफाइड बाय, जो कि वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है, जिसकी वजह से हम ग्लिसरीन जो है, इम्प्योर ग्लिसरीन को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन, एज इट हैज़ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड विल फर्दर डिग्रेड बिलो द boiling point after the particular span of time. Vacuum pump is the main equipment used to purify impure glycerin to reduce the pressure, जो कि वैक्यूम पंप के अंदर ये वैक्यूम डिस्टिलेशन किया जाता है इम्प्योर ग्लिसरीन को प्यूरिफाई करने के लिए। अगला देखिए, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शेयर द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आइसोटोन्स क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। आइसोटोप्स में क्या होता है, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने को मिलेगा पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि डिफरेंस आप अलग अलग है। नीचे कार्बन पार्टिकल देख सकते हो, C612, C613 एंड C614, जो कि न्यूट्रॉन्स की
काफ़ी डिफरेंस है, यही आपको पूछा गया है। और ये कुछ सवाल है और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना दोस्तों को भी शेयर करना, काफ़ी फ़ायदा होगा उन लोगों को। अब मैथमेटिक्स, जैसे कि मैंने बोला था, मैथमेटिक्स भी डिस्कस करेंगे। अब मैथमेटिक्स देखिएगा। एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स वाज रिकॉर्डेड एज 54 kg। 15 गर्ल की एवरेज वेट अगर 54 है, कुल मिला के कितना हो गया 15 × 54 जो कि 810 है। उनमें से एक टीचर ऐड हो गई जिनकी वजह से 15 लोग थे, एक टीचर अगर 16 लोग हो गए और एवरेज भी इंक्रीज़ हो गया 54 + 2 यानी 56। अब 16 × 56 करेंगे तो 896 बनेगा। 896 के अंदर से 810 अगर निकाल देंगे, टीचर्स का वेट आपको देखने को मिलेगा। अब बात आता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 5%, जो कि आर जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट जानते हो, टी जानते हो, आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा जो कि 48 × 5 बनेगा। पर सेकंड कंडीशन दिया है, देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ फॉर 5 years एंड 4% दिया है, जो कि चिल्लर है। PTR/100 के हिसाब से डाल लो, आपको अगेन 48 आपको सेम आ जाएगा। एक रजनी जो है कॉस्ट प्राइस 200 रुपये का साड़ी लेके आई और बेच दिया नुकसान में 50 में। 50 का नुकसान ओवर कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट और लॉस जितने भी है ना कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो आपको डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस रखना है 50 / 200 × 100, तब आपको 25% का नुकसान हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 9999 जो कि लार्जेस्ट है, अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 111 मत रख देना गधे की तरह, आप स्मॉलेस्ट जो है 100 है, अगर माइनस करेंगे तो 9899 आ जाएगा। अब बात आता है लास्ट क्वेश्चन, ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 640 किलोमीटर्स इन 10 hours। अगर 640 अगर 10 घंटे में चलता है तो 1 घंटे में 64 किलोमीटर चलता है। अगर कार अगर चलता है तो 8 घंटे में सेम डिस्टेंस से 640 / 8 जो कि 80 किलोमीटर की प्रति घंटा है। उनका रेशियो स्पीड बताया गया है, ट्रक और कार दिया गया, उल्टा मत कर देना ट्रक और कार का, इसलिए 64:80 जो कि 4:5 आपको रेशियो बन रहा था। बस ये कुछ 5 सवाल थे। बाकी अगर जिसका अगर 35+ है वो उम्मीद करो, बाकी सब सो जाओ, फिर अगला तैयारी करो, आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बार बार जो चीज़ पढ़ा उसको रिपीट करने से अच्छा आप नया चीज़ करने की कोशिश करो। और मैथमेटिक्स हर चीज़ आपको आनी ज़रूरी है। अगर मैथमेटिक्स में कमज़ोर है तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ये 5 आपको बोनस है, आपको लेना था। और बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तो थोड़ा सा मीटर खींचता है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होता है। लेकिन आपको मैथ्स अगर 5 सवाल अगर नहीं किया ना तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। 5 में कम से कम 4 तो आपको आना ज़रूरी है। और आपका मिनिमम इस बार जाएगा जो ओवरऑल कट ऑफ 35+ तो जाएगा ही। आप लोग इस पर गौर करो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। अगर आपको लगता है कि एक बार ज़रूर कोशिश करो मेरा प्लेलिस्ट देखने की, उसके अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है अपना दोस्तों को भी बताइएगा। फालतू में मैं डेली नहीं बताता हूँ, ऑलरेडी डाल दिया, जितना डाल दिया उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अगर एक्सटेंड तैयारी करनी है तो अलग अलग वीडियोज़ देख सकते हैं। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ दोस्तों।